किसी ने कहा है कि तुम्हें ज़ॉम्बीज के साथ खेलना पसंद है। बढ़िया बात है। ये शब्द अर्णव शर्मा ने जैसे ही बोले, प्रेक्षण कर रहे भीड़ और राहुल मेहरा के मार्गदर्शन में आए हुए जीवित बचे लोगों ने जो अंदर इमारत में चुपचाप लड़ाई देख रहे थे, सब एक साथ हैरान होकर सांस रुका ली। अर्णव ने ज़ॉम्बीज के साथ खेलना से क्या मतलब निकाला, सब समझ गए। कैसे नहीं समझते? आखिर करण सिंह के नेतृत्व वाले समूह ने उन्हें जिंदा लोगों को ज़ॉम्बीज के सामने फेंकते देखा था और अर्णव के नेतृत्व वाले समूह ने भी घटना की कहानी 1 घंटे से भी कम समय पहले सुनी थी। जब यह सुनकर रोहित का चेहरा थोड़ा कठोर हो गया। अभी भी वह किसी इंसान को बस ऐसे मौत के घाट उतारने के विचार को सहजता से नहीं ले सकता था। सेना पृष्ठभूमि में पले बड़े होने की वजह से रोहित हमेशा मानता आया था कि अपराधियों को कानून के मुताबिक ही सजा मिलनी चाहिए। यह आदमी पागल है क्या? मजाक कर रहा होगा, रोहित चकरा कर बोला। कौन जाने, अनुराधा गुप्ता बेपरवाह और थोड़ी उदासीनता के साथ बोली। फिलहाल उसके विचार कहीं और भटके हुए थे। अभी अभी क्या हुआ? जो कुछ समय पहले महान शक्ति दिखा रहा था करण सिंह, वह अचानक कीड़े जैसा कमजोर कैसे हो गया और फिर से खून उगलने लगा? अनुराधा इन सवालों के जवाब खोज रही थी और शक भरी निगाहों से अर्णव की ओर देख रही थी। बिंगशे, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा परिवार भी इसे स्वीकार नहीं करेगा अगर उन्हें पता चला। इतने गवाह यहाँ है। रोहित ने एक पल हिचकिचाते हुए संकेत किया। उसके नजरिए से भले ही दुनिया बदल गई हो, फिर भी यह असंभव था कि सेना इतने धीमे ज़ॉम्बीज को हरा न पाए। उसके लिए यह मानना स्वाभाविक था कि समय के साथ सब कुछ किसी न किसी सामान्य स्तर पर लौट आएगा और कानून लागू होंगे। अनुराधा ने उसे थोड़ी निराश होकर देखा। वह जानती थी कि रोहित वह बात इसलिए कह रहा था ताकि अर्णव को रोका जा सके, एक तरह की दयाभरी आपत्ति, मगर नियमों के बिना इस दुनिया में वह दया कभी कभी कष्टकर लगता था। तो क्या तुम चाह रहे हो कि मैं उसे मार दूं? उसने साधारण सा कहा, मानो किसी को मारना कोई कठिन काम न हो। मेरे परिवार का साथ है और इतने लोगों के सामने भी अगर मैं उसे मार दूं तो कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों? तुम जानती हो कि मेरा मतलब ऐसा नहीं था। रोहित हैरानी में उसकी तरफ देखता रहा। वैसे भी वो गुंडा एक न किसी तरह मर ही जाएगा। अनुराधा ने सिर हिलाया और घृणा और नफरत से करण सिंह की ओर देखा। ऐसे लोगों का इस दुनिया में होना ही गलत है। रोहित आखिरी पंक्ति सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। अंत में वह केवल एक दीर्घ सांस में जटिल भाव लिए रहा। दूसरी तरफ जब बचे लोग डर के साथ उसे देख रहे थे और रोहित व अनुराधा के विचार अलग थे, अर्णव ने करण सिंह को ऐसे घसीटा मानो वो एक फटा हुआ कपड़ा हो। छोड़ दे मुझे, तू कमीने, करण सिंह ने गुस्से में दहाड़ा और अपनी स्किल सक्रिय करने की कोशिश की, पर खांस। करण सिंह ने अपने अंदरूनी अंगों में ऐसा संकुचन महसूस किया मानो वे टूटने ही वाले हों। अंत में वह दूसरी बार खून उगल पड़ा। क्यों? क्या हो रहा है? करण सिंह डर गया। दर्द असहनीय होने को था। तुम्हारी एयर मैनिपुलेशन स्किल सक्रिय नहीं हो पा रही है ना? अर्णव ने बेरुखाई से पूछा और उसे जमीन पर खींचते हुए आगे बढ़ा। अर्णव का हाथ उस तरह था जैसे लोहे की चिमटी करण सिंह के सिर पर टिक गया और छोड़ने को तैयार नहीं था। तुम मेरी स्किल का नाम कैसे जानते हो? करण सिंह ने उसे ऐसे देखा जैसे सामने कोई भूत खड़ा हो। हम इसके बारे में, अर्णव ने धीरे धीरे जवाब दिया और फिर दहाड़ती हुई 10 ज़ॉम्बीज की ओर मुस्कुराते हुए देखा जो धीरे धीरे पास आ रहे थे। पहले की लड़ाई की आवाज से कुछ प्राणी आकर्षित हुए थे, इसलिए अर्णव ने 30 मीटर भी नहीं चले थे कि ज़ॉम्बीज दिखने लगे। जब तुम पहले लड़ रहे थे मैंने देखा कि तुम अपनी स्किल छिपाने के लिए मुट्ठियों का इस्तेमाल कर रहे थे, अर्णव ने समझाया और करण सिंह पर से पकड़ छोड़ी। करण सिंह भागने की कोशिश करना चाहता था, पर उससे पहले ही अर्णव ने दाहिने पैर से वार कर दिया। अर्घा, कसम से मार डालूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें मार डालूंगा, करण सिंह दर्द से चिल्लाया जब उसने अपने पैर की हड्डियां टूटती हुई महसूस की। उसकी आंखें खून से भरी हुई थी और वह अर्णव को जानवर की तरह घूर रहा था। अर्णव ने उसकी धमकियों पर कुछ फर्क नहीं डाला और पूरी ताकत से दूसरे पैर पर भी लात मारी। करण सिंह की दूसरी टांग की हड्डियां भी चूर चूर हो गईं और उसका दर्दभरा चीख चारों ओर गूंजा। जैसा मैंने कहा था, अर्णव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी स्किल को अच्छे से छिपाया था, पर जब तुमने स्पीड बूस्ट किया तभी तुमने बड़ी गलती की। तभी मुझे पता चला कि तुम्हारी स्किल मेरी जैसी ही है। अर्णव ने करण सिंह के चेहरे पर झलकती नफरत, डर और हैरानी को अनदेखा किया। बहलकर उसने लिलित की ओर देखा और मुस्कान के साथ कहा, देख रही हो, पूरे वातावरण में हवा भले ही हो और इस चूहे की स्किल मेरी ब्लड मैनिपुलेशन से पहले मजबूत रही हो, पर क्या फायदा जब वह उसे सक्रिय नहीं कर सकता? लिलित ने ऐसे देखा मानो अर्णव कोई राक्षस हो। अर्णव न केवल अपने असली स्तर से कई गुना मजबूत था, बल्कि वह इस ताकत में खोने के बजाय हर स्थिति का बारीकी से विश्लेषण कर आगे बढ़ रहा था, और यह बेहद खतरनाक था। क्योंकि हायर एग्जिस्टेंसेस वही श्रेष्ठ प्राणी होते हैं जिनके सामने लोअर एग्जिस्टेंसेस महत्व नहीं रखते। पर लिलित ने अर्णव की बेपरवाह नजर में एक अजीब ठंडक देखी। अर्णव, तुमने तब कौन सी स्किल हासिल की थी? वह आखिरकार पूछ ही बैठी। वह अभी रहस्य है, उसने अनौपचारिकता से कहा और ज़ॉम्बीज के धीमे धीमे नजदीक आने को देखा। तुम समझते हो कि तुम्हारा व्यवहार सामान्य नहीं है ना? लिलित ने थोड़ी चिंता में भौहें टेढ़ी की। मुझे लगता है कि यह पहला मौका है जब तुम किसी को मारने वाले हो और तुम्हारा हाथ तक नहीं कांपा, तुम्हारी आंखों में कोई हलचल तक नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम पहले के जैसा काम कर रहे हो? अर्णव यह सुनकर थोड़ा चौंका और ठिठक गया। लिलित का कथन आंशिक रूप से सही था। वास्तव में
वह ऐसा महसूस नहीं कर रहा था कि वह कुछ गलत कर रहा है, नहीं उसे अपने होने वाले कृत्य का भय था। क्या यह स्टोन हार्ट स्किल का असर है? अर्णव ने सोचा, किंतु उसने धीरे से सिर हिलाया और बेरुखी से बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आदमी मुझे और मेरे प्रियजनों को नुकसान पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैं उसे मारूंगा। क्या यह गलत है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लिलित ने जवाब देने में हिचकिचाई। क्या यह गलत था? बिल्कुल नहीं, और वह खुश थी कि उसने यह समझ लिया। पर उसकी खुशी उस बात से धुंधली हो गई कि अब अर्णव एक मशीन की तरह फायदे नुकसान गिनाने लगा था। इसी दृष्टि से अब अर्णव और हायर एग्जिस्टेंस में ज्यादा फर्क नहीं बचा था। करण सिंह ज़ॉम्बीज की निकटता और उनकी गर्जना सुनकर डर से चीखा। उसने एयर मैनिपुलेशन सक्रिय करने की कोशिश की, पर हर बार अर्णव की ब्लड मैनिपुलेशन स्किल सक्रिय होने पर उसे भयानक पीड़ा उठनी पड़ी और उसकी हर कोशिश कुचली गई। अगर यह सब मेरे और मेरे प्रियजनों के लिए है तो मुझे सैकड़ों लोगों को मारना पड़े, मैं बेखौफ मार सकता हूँ, अर्णव ने बेरुखी से कहा और धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपने विचारों को दोहराया, मानो वह खुद को यह सत्य और भी जिंदा कर रहा हो। नंजदीक मत आओ, तुम कमीने प्राणी। करण सिंह ने अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए पीछे की ओर रेंगते हुए अपनी एयर मैनिपुलेशन स्किल सक्रिय की, यह दिखाते हुए कि पहले उसने मुट्ठियों का इस्तेमाल केवल अपनी असली स्किल छुपाने के लिए किया था, जैसा कि अर्णव शर्मा ने पहले ही कहा था। धड़ाक धड़ाक धड़ाक। 3 एयर कैनन ने 3 ज़ॉम्बीज के सिर उड़ा दिए और जमीन जल्द ही खून से लथपथ हो गई। इसके तुरंत बाद 3 और बड़े एयर कैनन ने पास के 3 अन्य ज़ॉम्बीज के सिर उड़ा दिए। लेकिन करण सिंह के डर के लिए जब उसने फिर से 3 एयर कैनन बनाने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास और मना नहीं बची। पिछली लड़ाई में अनुराधा गुप्ता ही नहीं बल्कि करण सिंह ने भी बहुत सारा मना इस्तेमाल किया था। अनुराधा की आइस मेकर स्किल ने उसकी हर हमला रोकने की पूरी तैयारी कर रखी थी। आइस की दीवारें, आइस बुलेट्स और आइस स्पाइक जो उसे उसके कैनन से दूर रख रही थी। करण सिंह की एयर मैनिपुलेशन स्किल उसे पास की हवा नियंत्रित करने की शक्ति देती थी, लेकिन अर्णव शर्मा की ब्लड मैनिपुलेशन की तरह वह लोगों के अंदर की हवा नहीं नियंत्रित कर सकता था। हर स्किल के फायदे और नुकसान थे, फिर भी दोनों बहुत शक्तिशाली थे। शक्तिशाली स्किल्स का मना खर्च सामान्य से कई गुना ज्यादा होता है। अर्णव का आवाज दूर होते हुए भी करण सिंह के कानों तक पहुंचा। करण सिंह के डर और घबराहट में एक ज़ॉम्बी आगे बढ़ा और उसके सिर को पकड़कर उसके चेहरे पर काट लिया। आर्ध, बहुत दर्द हो रहा है। एक और ज़ॉम्बी उसके पास घुटने टेकते हुए उसके हाथ पर कुतरने लगा। मांस का बड़ा टुकड़ा निकाल दिया। मुझे मदद करो, मैंने जो किया उसके लिए माफ कर दो। तीसरा ज़ॉम्बी उसके दूसरे हाथ पर लटक गया और एक ही काट से 2 उंगलियां खा गया। मैं तुम्हारा कुत्ता बन जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए बैल की तरह काम करूंगा। करण सिंह की हाहाकार से पास की इमारतों में आवाज गूंज उठी। उच्च स्वर की गूंज कानों में धड़कन पैदा कर रही थी। 4 ज़ॉम्बीज की देखरेख में करण सिंह का शरीर खून और मांस का गुड़गुड़ हो गया। उसकी चीख तब रुकी जब एक ज़ॉम्बी ने उसका गला काट दिया। बचे लोग डर से कांप उठे। ऐसी दृश्यों को वे केवल फिल्मों, उपन्यासों या फैंटेसी किताबों में ही देख सकते थे, लेकिन यह सब उनके सामने बिना किसी रोकटोक के हो रहा था। सभी की निगाहें अर्णव शर्मा की ओर चली गईं, जो लगभग 20 मीटर दूर खड़ा था। लेकिन कोई भी उससे ज्यादा देर तक नहीं देख पाया, जैसे डर रहे हों कि अर्णव अचानक उन्हें ज़ॉम्बीज में फेंक देगा। यहाँ तक कि वह शिक्षक भी, जिनके समूह को करण सिंह ने पहले बचाया था, अर्णव को देखकर हैरान और भयभीत थे। कौन सोच सकता था कि यह युवक इतनी क्रूरता दिखा सकता है? लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसका चेहरा पूरी तरह शांत और बेरुखा था, जैसे उसने कुछ भी नहीं किया हो। हालांकि कुछ लोगों ने करण सिंह की मृत्यु को नफरत भरी नजरों से देखा। जब उनकी नजरें अर्णव की पीठ पर पड़ी तो नफरत बदलकर कृतज्ञता में बदल गई। ये महिलाएं थीं जो करण सिंह के अत्याचार का शिकार हुई थी। लगभग 1 हफ्ते तक शोषित और वस्तु की तरह व्यवहार किए जाने के बाद ये महिलाएं किसी भी हद तक बदला लेने को तैयार थी। अर्णव का आना उनके लिए अंधेरे के बाद उगते सूरज जैसा था। कितना विडंबनापूर्ण है। यह आदमी जो भविष्य में मानवता के लिए सबसे शक्तिशाली बन सकता था, वास्तव में अपनी शक्तियां पाने के केवल कुछ दिन बाद ही एक अन्य मानव के हाथों मरा। लिलित ने कैजुअली मुस्कुराते हुए टिप्पणी की और करण सिंह को धीरे धीरे खाते देख रही थी। वह ऐसी दृश्यों की आदत में थी। असल में करण सिंह महान बनने वाला था और उसकी मुख्य स्किल एयर मैनिपुलेशन के साथ अगर वह उच्च ऑर्डर के राक्षसों का सामना न करता तो जीवित रहना उसके लिए मुश्किल नहीं होता। उस उज्जवल भविष्य का अंत उस बिजली भरी रात को हुआ। 3 दिन पहले जब उसने मुझे मारने की कोशिश की, अर्णव ने कदम बढ़ाते हुए कहा। स्वूश 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 स्वूश। 4 तेज वार करते हुए 4 सिर हवा में उड़ गए और फिर जमीन पर गिरकर कुछ बार लुढ़कने के बाद रुके। आगामी ज़ॉम्बीज की ओर ध्यान दिए बिना अर्णव करण सिंह के चूर-चूर शरीर के पास झुके और उस भयानक दृश्य को देखकर हल्का भौहें चढ़ा ली। उल्टी आने की इच्छा को दबाते हुए उसने शरीर की तलाशी ली और अंततः कुछ रोचक चीजें पाई। हर नेकलेस रेड ग्रेट ट्रेजर विशाल वायु तत्व शक्ति रखता है। दिन में एक बार सीधे तूफान छोड़ सकता है और पास के लक्ष्य को उड़ा सकता है। पहनने पर मैजिक +10। ड्रॉटबेन डैगर नॉर्मल ग्रेट ट्रेजर हार्बनाइट धातु से बनी आसान छिपाने योग्य खंजर, स्टील से मजबूत और कॉक से हल्की। पहनने पर स्ट्रेंथ +5। हालांकि केवल 2 खजाने मिले, यह अर्णव के लिए नए आइटम थे। मानव शक्तिशाली को हराकर केवल सोल पावर और अनुभव नहीं मिलता, बल्कि उनके इकट्ठे किए गए सभी आइटम भी मिलते हैं। जाहिर है
जितना दुश्मन शक्तिशाली और खजानों में समृद्ध होता, उसे हराना उतना ही कठिन होता। हालांकि वर्तमान अर्णव लोगों को मारने से डरता नहीं था, फिर भी वह अपने लिए केवल खजाने जुटाने के लिए लोगों को नहीं मारता। कोई उसकी राह में न आए तो वह हमला नहीं करता। लेकिन यह सोचने का मतलब यह नहीं कि हर कोई ऐसा ही सोचे। कुछ लोग निश्चित रूप से मानवों का शिकार उनकी संपत्ति के लिए करेंगे। अचानक अर्णव का चेहरा बदल गया, लेकिन जल्दी ही वह शांत हो गया। स्वूश! दूरी से एक आइस बुलेट सीधे करण सिंह के सिर पर लगी। आश्चर्यजनक रूप से मस्तिष्क में प्रवेश करने के बाद बुलेट ने डरावनी मात्रा में बर्फ छोड़ दी और लगभग पूरे सिर को जमाकर आइस क्यूब में बदल दिया। भले ही उस कमीने की जिंदगी उन ज़ॉम्बीज़ द्वारा खाने के बाद खत्म हो गई, वह अभी भी उनमें से एक बन सकता था। कुछ मीटर दूर हल्की आवाज में कहा गया। थोड़ा सिर उठाते हुए अर्णव ने देखा कि अनुराधा गुप्ता आ रही है। उसके पीछे रोहित और अजय पांडे अलग अलग भावनाओं के साथ उसे देख रहे थे, पर दोनों में एक समान बात थी, डर और सतर्कता। स्पष्ट है कि अर्णव का हालिया कृत्य दोनों पुरुषों को बहुत हैरान कर गया और उसकी छवि उनके दिमाग में खतरनाक व्यक्ति के रूप में बैठ गई थी। असल में रोहित और अजय पांडे के करण सिंह के प्रति गुस्से का एक बड़ा कारण सिर्फ उसके अमानवीय अत्याचार नहीं था, बल्कि यह भी था कि उसने कई लोगों को ज़ॉम्बीज़ के सामने जिंदा फेंक दिया था। दुनिया बदलने के केवल 6 दिन बाद ऐसा निर्दयी काम करने के लिए किसी का दिल बेहद कठोर होना चाहिए और किसी के प्रति कोई संवेदना नहीं होनी चाहिए। तो फिर अर्णव शर्मा ने जो किया, उसका क्या? उन्होंने खुद देखा कि अर्णव ने करण सिंह को नाकारा बनाकर ज़ॉम्बीज़ के सामने फेंक दिया। उन्होंने हर बार उसके डर और पीड़ा भरे चीखें सुनी जब कोई ज़ॉम्बी उसे खरोंचता या काटता। फिर भी जब वे सभी पीछे डर से कांप रहे थे, अर्णव शर्मा हर चीज को बेरुखी से देख रहे थे। रोहित और अजय पांडे के नजरिए से केवल वही क्रूर व्यक्ति जो पहले से ही किसी को मार चुका हो, बिना कोई सहानुभूति और बिना झिझक के किसी जीवित प्राणी को मार सकता है। जाहिर है इसके और भी कारण हो सकते थे, लेकिन लोगों के बारे में बुरा सोचने में ही आसानी थी। यह अंततः एक मानव स्वभाव था। हालांकि अर्णव शर्मा के लिए सामने वाले दो लोगों के विचार जानना असंभव था, लेकिन यह देखते हुए कि उनके आंखों में थोड़ा अस्थिरपन था, ठीक वैसे ही जैसे उस समय 90% बचे लोगों की नजरें, अर्णव अंदाजा लगा सकते थे कि वे क्या महसूस कर रहे थे। लेकिन जो चीज उन्हें चौंकाती थी वह यह थी कि अनुराधा गुप्ता की नजरों में कोई बदलाव नहीं था। उन चमकीले नीले आंखों में डर का कोई संकेत नहीं था, उल्टा घृणा भी कम थी। अर्णव शर्मा उठे और अपने घुटनों की धूल झाड़ते हुए अनुराधा की ओर देखते हुए भौं उठाकर बोले, तुम मुझसे डर नहीं रही? डर किस चीज से? अनुराधा ने शक भरी नजरों से देखा, फिर करण सिंह के निर्जीव शव की ओर देखते हुए रेटोरिकल तरीके से पूछा, मुझे डरना चाहिए इस कमीने को मारने के लिए? ऐसा नहीं है कि तुमने निर्दोष को मारा, तुमने सिर्फ कचरा साफ किया। इसमें क्या गलत है? अर्णव शर्मा उनकी बातों से वास्तव में चौंक गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने हल्का सिर हिलाया, हल्की हंसी के साथ आगे बढ़े। दुर्भाग्यवश जैसे ही उनके मन में विचार आया, यह महिला रोचक है, अनुराधा की आवाज ने उन्हें रोक दिया। रुको एक सेकंड। शक भरी नजरों से अर्णव मुड़े और उनकी ओर देखा, यह जानने के लिए कि वह क्या कहने वाली है। लेकिन अनुराधा ने सिर्फ हाथ बढ़ाया और उन्हें घूरा। अर्णव ने उस निर्दोष सफेद हाथ को देखा और फिर उनकी आंखों में देखा और हल्का भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? पहली बार अपने जीवन में अर्णव ने अनुराधा को मुस्कुराते देखा। उनकी मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया ठहर जाए, और वास्तव में सिर्फ मुस्कुराने से उनकी खूबसूरती में 100% की वृद्धि हो गई थी। दुर्भाग्यवश अर्णव के पास इस दृश्य का आनंद लेने का समय कम था, क्योंकि अनुराधा के अगले शब्द पूरी तरह इसे तोड़ देते थे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे एक खजाना देना ओढ़ हो? भले ही अच्छा हो या बुरा, तुम इस करण सिंह कचरे को संभालने में सक्षम थे क्योंकि मैंने उसका अधिकांश मना खत्म कर दिया। नहीं तो यह इतना आसान नहीं होता और उसकी स्किल के कारण वह भाग भी सकता था। अर्णव का चेहरा उनके शब्द सुनकर कड़क गया और वह सुंदर मुस्कान अचानक चालाक लोमड़ी की मुस्कान में बदल गई। वास्तव में अनुराधा ने जो कहा वह सही था। अगर उन्होंने करण सिंह का अधिकतर मना खत्म न किया होता तो अर्णव शायद उसकी असली स्किल का पता नहीं लगा पाते, और अगर करण सिंह कोई अप्रत्याशित हमला करता या भागने की कोशिश करता तो अर्णव उसे रोकने में सक्षम नहीं हो सकते थे। आखिरकार भले ही अर्णव की चुस्ती अधिक थी, करण सिंह अपनी एयर मैनिपुलेशन स्किल से थोड़े समय के लिए आश्चर्यजनक गति प्राप्त कर सकता था। इसके अलावा अर्णव को भी जरूरत से ज्यादा खुद को उजागर करना पड़ सकता था। जाहिर है अगर करण सिंह अर्णव के पास आने की हिम्मत करता, उसकी मार्शल आर्ट कितनी भी अच्छी हो, अर्णव के सामने जो मूलतः विशेष बल का सैनिक था उसे आसानी से कुचल सकता था। अनुराधा की हैरानी के लिए अर्णव ने भी मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और कृपया कहते हुए कहा, जरूर। लो। अनुराधा ने खंजर लिया, भौहें सिकोड़ते हुए और कड़वाहट से अर्णव को देखा। खंजर एक अच्छा आइटम था, लेकिन जो वह चाहती थी वह हार्नेस, गहना था। भले ही वह उसके बारे में न जानती हो, सभी जानते थे कि गहने विशेष रूप से मूल्यवान होते हैं। जवाब का इंतजार किए बिना अर्णव डर से भरी निगाहों के बीच इमारत में चले गए। हर बार जब वह किसी बचे हुए व्यक्ति के पास से गुजरते, वह व्यक्ति झिझकता और डर से नजरें जमीन पर डाल देता। अनुराधा ने जीप टिकाई लेकिन खंजर अपने पास रखा। जैसे ही वह इमारत में प्रवेश कर रही थी और बचे लोगों और करण सिंह द्वारा नियंत्रित आपूर्ति को व्यवस्थित करने की तैयारी कर रही थी, उसने देखा कि रोहित झटके में उसे देख रहा था। रोहित, तुम ठीक हो? उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, रोहित ने मजबूर मुस्कान के साथ हल्का सिर हिलाया।
ऐसा है, अनुराधा को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसका मूड अच्छा नहीं था, इसलिए उसने बस सिर हिलाया और बिना ज्यादा सोचे इमारत में चली गई। हालांकि करण सिंह मर चुका था और उसने अपनी मेहनत का खजाना प्राप्त किया था, वास्तविकता यह थी कि रोहित का साहसहीन होना उसे थोड़ी परेशान कर गया था। उसे पता था कि अगर वह नहीं हिचकिचाता और पूरी ताकत लगाता तो करण सिंह शायद इतनी आसानी से उनका शिकार नहीं कर पाता, लेकिन रोहित में मारने की हिम्मत नहीं थी, जिससे करण सिंह को मौका मिला। इसी कारण रोहित ने अपने विचार उसे नहीं बताए और बस उदास चेहरे के साथ उसके पीछे चल पड़े। आखिरकार वह अपनी गलतियों को नहीं जान सकता था, लेकिन टैलेंटेड आर्चर के लिए अधिक परेशानी उस महिला से थी जिसे वह बचपन से प्यार करता था, और वह वास्तव में किसी अन्य पुरुष पर मुस्कुरा रही थी। दूसरों के लिए यह बड़ी बात नहीं होती, लेकिन रोहित जानता था कि अनुराधा की मुस्कान हीरे से अधिक मूल्यवान और दुर्लभ थी। यह कि उसने मुस्कुराया, भले ही वह छुपी हुई मंशा के साथ थी, उसके लिए बड़ा आश्चर्य था। धीरे धीरे रोहित यह समझने लगा कि अनुराधा का प्रत्येक कोर सदस्य के साथ व्यवहार में क्या समानताएं और अंतर हैं, और पिछली घटनाओं को याद करके वह जान गया कि अनुराधा और अर्णव, चाहे वे एक दूसरे को कितना भी नापसंद या संदेह करते हों, एक नजरिए से सबसे अधिक समान थे। वह 20 या उससे ज्यादा बचे हुए लोग जिन्हें अर्णव शर्मा और अन्य 3 नेताओं ने जिम्नेजियम से भोजन की समस्या में मदद के लिए बाहर निकाला था, वे उस समूह में शामिल हो गए जिसे पहले मर चुके करण सिंह नेतृत्व कर रहे थे। क्योंकि जब अराजकता पूरी तरह फैल गई थी, तब करण सिंह ने लड़कियों को महिला हॉस्टल से बचाया था, इसलिए अधिकांश समूह की सदस्य महिलाएं थी। कुल मिलाकर बचे लोगों की संख्या लगभग 160 थी, जिनमें से लगभग 70% महिलाएं थी। वर्तमान में अर्णव शर्मा चौथे मंजिल पर एक टेबल पर बैठे थे, जहां अनुराधा गुप्ता, रोहित, अजय पांडे, प्रिया वर्मा और अन्य कुछ लोग उनके साथ अगले कदम के बारे में महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर रहे थे। आखिरकार कोई भी वास्तव में हमेशा के लिए इस विश्वविद्यालय में नहीं रहना चाहता था, प्रत्येक का अपना लक्ष्य था, लेकिन अधिकांश अपने परिवार से मिलना चाहते थे। अधिकांश बचे लोग अर्णव से डर रहे थे क्योंकि उन्होंने जो किया वह देखा था, इसलिए कोई भी उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता था। वास्तव में उनकी बातें अब अनुराधा, रोहित और अजय पांडे के शब्दों से भी थोड़ी भारी हो रही थी। माफ कीजिए। जैसे ही वे बढ़ते के कारण रेस्तरां से और भोजन लाने पर चर्चा कर रहे थे, दरवाजे से एक कांपती आवाज आई और बैठक को रोक दिया। रोहित ने देखा कि वह व्यक्ति एक युवा महिला थी जो डर गई थी। उन्होंने दयालुता से मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमें से कोई भी करण सिंह जैसा नहीं है। आपका नाम क्या है? दरवाजे पर एक काफी प्यारी छोटी लड़की डर के मारे सिकुड़ गई। सौभाग्य से रोहित की उपस्थिति और आवाज ने उसका डर थोड़ी कम कर दिया। लड़की झिझकते हुए सिर हिलाई और बोली, मेरा नाम मीन शुई शुई है। या अगर संभव हो, क्या आप महिला हॉस्टल जा सकते हैं? वहां लोग हैं और शायद अभी बहुत भूखे होंगे। क्या करण सिंह ने उस क्षेत्र को पहले ही साफ नहीं किया था? अनुराधा ने आश्चर्य से पूछा। अगर यह लड़की सच कह रही थी, तो वहां के लोग शायद बहुत भूखे होंगे। आखिरकार दुनिया बदलने के 6 दिन हो चुके थे, और चूंकि हॉस्टल में कोई बहुत अधिक भोजन नहीं रखता था, उन्होंने कम से कम 4 दिन पहले सब कुछ खा लिया होगा। मीन शुई शुई ने सिर हिलाया और जल्दी से समझाया, नहीं, असल में करण सिंह केवल तीसरी मंजिल तक ही पहुंच पाए थे, उसके बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। जब हम वहां से निकले तो मुझे संयोग से एक अजीब ज़ॉम्बी दिखा, जिसकी त्वचा नीली थी और आंखें हरी चमकदार थी। लड़की की बात सुनकर अर्णव शर्मा का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह पहले ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल के बारे में सोचने लगे। अगर यह ज़ॉम्बी भी आधिकारिक रूप से विकसित जीव था, तो उसके साथ लड़ाई करना वाकई मुश्किल होगा, और ईमानदारी से कहें तो अर्णव 100% निश्चित नहीं थे कि इसे हरा पाएंगे। अनुराधा की आंखें तेज थी और उसने अर्णव के चेहरे पर बदलाव देखा। उसने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, अर्णव, क्या तुम्हें लगता है कि वह अजीब ज़ॉम्बी भी उसी स्तर का है जैसे उस बीटल का था जिसे तुमने पहले मारा था? अनुराधा का प्रश्न सुनकर अजय पांडे और रोहित की अविश्वासी नजरें तुरंत अर्णव पर टिक गईं। रुको रुको, अजय पांडे ने टेबल पर थपकी दी और उठते हुए अनुराधा की ओर चौड़ी आंखों से देखा। तुम कह रही हो कि वह विशाल डरावनी बीटल जिसे हमने देखा, उसे अर्णव ने हराया और मार डाला? अजय पांडे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उसने खुद मृत विशाल हाथी बीटल के शरीर से निकलती भारी शक्ति महसूस की थी। फिर वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह जीवित रहते कितना भयानक होगा। लेकिन अर्णव ने अकेले ही उसे हराया? अजय पांडे असंभव मान रहे थे। अनुराधा, क्या तुम इसमें निश्चित हो? रोहित भी हिचकते हुए पूछे, मेरा मतलब, क्या तुमने खुद उसे बीटल हराते देखा? रोहित के शब्द स्पष्ट थे। क्या वह सच में मरा या झूठ बोला? किसी हद तक रोहित के संदेह उतने ही वैध थे जितने अजय पांडे के। हालांकि अनुराधा के पास जवाब देने का समय नहीं था, क्योंकि स्थिति इतनी खराब थी और वह चाहती थी कि अर्णव शर्मा उसके पहले सवाल का उत्तर सिर हिलाकर दें। दुर्भाग्यवश दुनिया के इस अराजक हिस्से में इच्छाएं हमेशा पूरी नहीं होती। कुछ हिचकिचाहट के बाद अर्णव शर्मा ने गहरी आवाज में कहा, मैं कम से कम 80% निश्चित हूं कि वह ज़ॉम्बी फर्स्ट ऑर्डर का जीव है। फर्स्ट ऑर्डर? अनुराधा ने जल्दी से पूछा, नए शब्दों पर ध्यान देते हुए। फिर अर्णव ने धीरे धीरे उस बीटल का नाम और उसका स्तर बताया जो उसने हराने के समय देखा था। इसके बाद उसने विकास पर अपनी सोच व्यक्त की, बिना ज्यादा जानकारी दिए या दूसरों में संदेह पैदा किए। बातचीत के बाद माहौल अत्यंत गंभीर हो गया और सभी के चेहरे कठोर हो गए। फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल की शक्ति सुनकर सभी भय और सम्मान के मिश्रण से भर गए।
अर्णव ने खामोशी का फायदा उठाते हुए गंभीर स्वर में कहा, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे अपनी जान जोखिम में डालने का कोई इरादा नहीं है, उन लोगों को बचाने के लिए जिन्हें मैं नहीं जानता और जो शायद मुझे सही से धन्यवाद भी नहीं देंगे। क्या तुम इतना स्वार्थी कैसे हो सकते हो? वहां दर्जनों या सैकड़ों महिलाएं हो सकती हैं। पहली बार अनुराधा ने अर्णव की बात सुनकर स्वर ऊंचा किया। मुझे? मेरे बारे में क्या? अर्णव ने बेरुखी से देखा और धीरे से कहा, ईमानदारी से कहूं तो मेरा अभी केवल एक लक्ष्य है, अपने परिवार को ढूंढना। फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल के खिलाफ लड़ाई में अर्णव के जीतने और बचने के कई कारण थे। बीटल उसकी तुलना में धीमी थी, उसकी गति सीमित थी, हमला पैटर्न पूर्वानुमानित था, आदि। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर विकसित ज़ॉम्बी के खिलाफ लड़ाई कुछ और थी। अगर फर्स्ट ऑर्डर विकसित ज़ॉम्बी अर्णव की गति के बराबर हो सके तो उसकी जान वास्तविक खतरे में हो सकती थी। जरा भी लापरवाही या गलती उसे खरोचने का अवसर दे सकती थी। अर्णव को केवल दुश्मन के मस्तिष्क को खत्म करना था, जबकि ज़ॉम्बी को हल्का प्रहार ही काफी था। चूंकि अर्णव को आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं था, वह ऐसा नहीं करेगा, चाहे कितना भी स्वार्थी क्यों न लगे। अचानक अनुराधा की आंखें चमकी और जैसे ही उसने अर्णव के प्रति अपने दृष्टिकोण को सुधार लिया, एक विचार उसके मन में आया। आंखें सिकोड़ते हुए उसने पूछा, तुमने पहले कहा था कि तुम मुझे एक उपकार ओढ़ो और मेरी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करोगे, तो मेरे साथ चलो। या क्या तुम इतना नीच आदमी हो कि तुम्हारे शब्द और वादे बस खोखले हैं? किसी ने कहा है कि तुम्हें ज़ॉम्बीज के साथ खेलना पसंद है। बढ़िया बात है। ये शब्द अर्णव शर्मा ने जैसे